Okay, so now we are going to start the next chapter, and the next chapter is gravitation. ठीक है भाई, ग्रेविटेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट. हम लोग क्या देखेंगे अब? ग्रेविटेशन देखेंगे. ओके ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विथ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है भाई, वी आर स्टार्टिंग विथ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? सी, स्टेटमेंट्स मैं नहीं लिखाने जा रहा हूँ, बट आप लोग इसका स्टेटमेंट ज़रूर लिख लेंगे खुद से. थोड़ा जगह छोड़ दें और बाद में लेक्चर के बाद आप लोग इसको खुद से लिख लेंगे. ठीक है भाई. सपोज वी हैव 2 point masses. Suppose we have 2 point masses separated by some distance r. Then these 2 masses attract each other with some force. Okay. In fact, this is not true only about the point masses, but हम लोग जो mathematical expression लिखेंगे that will be for point masses. Universal law of gravitation states कि each and every body having mass attracts another body again having mass with some force. That force is directly proportional to the product of the masses. Suppose दोनों को अलग अलग मास मान लेते हैं. Yes, the force is inversely proportional to square of the distance between them. Yes, and if we combine these two, then F comes out to be proportional to m1 m2 upon r square. है ना. इसके बाद क्या करेंगे बोलो? प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे. इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन, देन एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा. क्या आएगा भाई? दैट विल बी F इक्वल्स टू G. अभी वेक्टर साइन नहीं लगा रहे, वेक्टर फॉर्म में बाद में देखेंगे. G m1 m2 बाई r स्क्वायर. जहाँ G जो है इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्या है बोलो? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना. और इसका कुछ वैल्यू होता है भाई. हाँ भाई, G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11. बहुत ही छोटा है ना. और यूनिट क्या होगा G का? देख लें. देखिए, G का यूनिट के लिए आप r स्क्वायर उधर भेजेंगे, m1 m2 को भी उधर भेजेंगे, तो F में r स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा. तो न्यूटन फोर्स के लिए, r स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर, और नीचे में होगा m1 m2 दो मासेस, तो kg स्क्वायर. तो यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. तो ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का वैल्यू. वो आया है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है ना. हर जगह यही वैलिड होता है. और इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हर मास के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो कितनी भी दूर पे हो, चाहे वो कितने भी नज़दीक पे हो, चाहे उसका शेप कुछ भी हो, चाहे उसका साइज कुछ भी हो. इन सब से ये लॉ अफेक्टेड नहीं होता है. दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. पहले इसको कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो है वो क्या है उसको समझते हैं, ध्यान से सुनेंगे. सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका प्रॉपर्टीज. ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़? प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स.
सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में? सी, अर्थ और मास ऑन अर्थ ये भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक स्पेशल केस है और इसी को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ वन स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बाकी हर जगह वही फोर्स लगता है, यहाँ भी वही लगता है, बट क्योंकि ये हमारे से रिलेटेड है इसीलिए हम लोगों ने इसका अलग नाम दे दिया ग्रेविटी, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट एक और क्या है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन टू पार्टिकल। मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। जैसे दो मासेस हमने लिए थे, उसके बीच में कुछ रख दें या पूरे मास को अगर आप वाटर में डिप कर दें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अफेक्टेड नहीं होता है। सो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है भाई। उसके अलावा ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है। क्या मतलब होता है इसका? सेंट्रल फोर्स मतलब दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। जो ये मासेस हैं इनके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही फोर्स लगता है। ये फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है, इसलिए इसका नाम क्या है बोलो? सेंट्रल फोर्स। उसके अलावा एक और क्या है भाई साहब? एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है बोलो? कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना? ये क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई, कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ने, नेक्स्ट पार्ट पे प्रोसीड करेंगे। और वो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? वो नेक्स्ट पार्ट होगा जी के बारे में पढ़ना, है ना। जी के बारे में और थोड़ा डिटेल जानना, जी क्या है। तो हमने देखा है, इसी एक्सप्रेशन से पढ़ेंगे, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। ये जी का वैल्यू, यहाँ से जी का वैल्यू निकालेंगे बेसिकली। तो आप देखें, अगर हम मास को m1 को 1 ले लें 1 kg, m2 को भी 1 kg ले लें और r को भी 1 ले लें 1 मीटर, ठीक है भाई। अपने अपने रिस्पेक्टिव SI यूनिट्स में ले लें तो F इक्वल्स टू जी आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, है ना। तो न्यूमेरिकली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस ऑफ यूनिट kg, है ना। यूनिट मास के जो दो बॉडीज लेंगे या दो पार्टिकल्स लेंगे सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जी। उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच, कांस्टेंट के इक्वल होगा, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। यहाँ से डेफिनेशन पूछा जाता है, डिफाइन जी। तो जी इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस of 1 kg each and separated by 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है भाई। यहाँ से तब तो क्लियर हो गया। g का वैल्यू क्या लिख लेंगे? तो f r स्क्वायर बाई m1 m2, है कि नहीं बोलो? हाँ। अच्छा, तो यूनिट क्या होगा? अभी अभी हमने लिखा था, उसको यहाँ अच्छे से इलेबोरेट करके दिखा देते हैं। f मतलब न्यूटन, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर और इसका यूनिट kg स्क्वायर। ये हो गया यूनिट। अच्छा, इसके डायमेंशन भी पूछे जा सकते हैं क्या? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। आपने ये लिख लिया था कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, ये लिख लेंगे। इसके अब डायमेंशन की चर्चा करते हैं। इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? क्या हमें फोर्स का डायमेंशन मालूम है? बिल्कुल मालूम है भाई। m l t माइनस 2। आपको याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ऐसे याद कर सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। ये तो फोर्स का हो गया, इनटू l स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर के लिए, और kg स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर अगेन, m स्क्वायर अगेन, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं, m स्क्वायर, मास का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो क्या हो गया? इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ तो? सिंप्लीफाई कर लेंगे तो m माइनस 1 l क्यूब और t माइनस 2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ कैपिटल G।
आप आई होप आपने लिख लिया होगा, जल्दी से कॉपी कर लें। ओके तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, है ना। वी हैव ऑलरेडी सीन द वैल्यू ऑफ g एंड वी हैव स्टडीड अबाउट g इन डिटेल। अब क्या करना है, अब हम लोग क्या देखेंगे, समझना भाई, देखना। अब हम लोग ग्रेविटेशन लॉ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ULG, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इसी चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है भाई। वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, कैसे देखना। सपोज वी हैव मास m1 and we have mass m2 and suppose we denote this unit vector as r12 unit vector. A unit vector in this direction is denoted by r12. उसी तरह से इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, that is r21 unit vector. Yes or no? Now this force is F12. F12 किसको कह रहे हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एंड F21 किसको कह रहे हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आप लिख लेंगे इसको, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा देखना भाई, क्या हम लोग F12 को लिख सकते हैं g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस जो है r है, इनके बीच का सेपरेशन। आप इसको r12 भी लिख सकते हैं, r21 भी लिख सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। एंड लेंथ एंड यूनिट वेक्टर इज r12 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली F21 जो है वो है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू r21, है कि नहीं भाई। ये इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में और ये इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में है। अच्छा, इन दोनों यूनिट वेक्टर्स में कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, इन दोनों यूनिट वेक्टर में भी एक रिलेशन लिख सकते हैं। क्या रिलेशन लिख सकते हैं समझिएगा। तो इन यूनिट वेक्टर्स में जो रिलेशन हम लिख सकते हैं वो है r12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ r21, क्योंकि देखिए यूनिट वेक्टर्स का तो मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही होता है एंड डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है, तो इसलिए माइनस लिख सकते हैं ऐसा। और जब ये पुट करेंगे तो देखना भाई F21 क्या लिख जाएंगे, F21 R21 की जगह माइनस R12 लिख लेते हैं, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू r12 यूनिट वेक्टर, है ना। मतलब R21 जो था उसकी जगह हमने R12 लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ये पूरा इसको F12 लिख लेंगे, F21 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा वैल्यू। इज इट क्लियर, F21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12, है ना। तो इससे क्या पता चलता है ना, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम हियर, यहाँ से क्या पता चला, इट मीन्स कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ULG जो है इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, NTL को फॉलो करता है। UGL यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जल्दी से आप लिख लेंगे इसको, है ना, जल्दी से लिख लें। तो आपको ध्यान रखना है, इसका ये मतलब हुआ कि फोर्स बिटवीन टू मासेस, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है भाई। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है ना, यहाँ एरो लिख दिया था मैंने, यहाँ भी ये दोनों यूनिट वेक्टर है, बाकी सब जगह तो यूनिट वेक्टर यूज़ किया ही है ना, तो वो ध्यान में रखेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, है ना। नेक्स्ट पार्ट बढ़ते हैं और अब देखते हैं मल्टीपल फोर्सेस, ठीक है भाई, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल मासेस, ठीक है भाई। क्या लिखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, बोलो, फोर्स
ड्यू टू मल्टीपल मासेस, मल्टीपल मास। मल्टीपल मास क्या होता है भाई? बहुत सारे मास हों उनकी वजह से फोर्स देखेंगे। ठीक है भाई, इसको हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत जगहों पे लगता है, यहाँ भी लगाएंगे। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? ध्यान से सुने। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखिए, अगर मान लेते हैं आपके पास एक मास है और उसके पड़ोस में बहुत सारे मासेस हैं। ठीक है भाई, 1 है इसका नाम, और इस पे देख रहे हैं फोर्स ड्यू टू 2, ड्यू टू 3, ड्यू टू 4 एंड अप टू n। ठीक है भाई, तो ये मास हमने मान लिया m1, ये मास हमने मान लिया m2, ये मास हमने मान लिया m3, ये मास हमने मान लिया m4 एंड ये मास हमने अज्यूम कर लिया mn। यस, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि अगर हमको फोर्स निकालना है ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ऐसा भूल जाएंगे कि इधर के कोई मासेस हैं भी। सो जस्ट इग्नोर दीज मासेस एंड ऐसे अज्यूम करो कि यही 2 मास है केवल। तो अगर केवल यही 2 मास है तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा केवल उस फोर्स को लिख लो। तो ये डिस्टेंस हम लोग कुछ मानना होगा, r12 मान लेते हैं, ये डिस्टेंस r13 मान लेते हैं, ये डिस्टेंस r1n मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर लगेगा, है ना। इन सब मासेस की वजह से फोर्स हम निकालेंगे विदाउट कंसिडरिंग द अदर मासेस। इन सबको नहीं लेंगे। तो एट अ टाइम जब हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल रहे हैं तो केवल 1 और 2 को देखेंगे, इन सबको भूल जाएंगे। इट मीन्स व्हाट? इसका ये मतलब हुआ कि फोर्स बिटवीन दीज मासेस इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर मासेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ग्रेविटेशनल लॉ या ग्रेविटेशनल फोर्स की एक प्रॉपर्टी हो गई जो अब सीखा हमने। तो आप चाहें तो पीछे जहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा तो वहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, एंड दैट पॉइंट इज कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 मासेस इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर मासेस। बाकी मासेस के प्रेजेंस से इनके बीच का फोर्स अफेक्टेड नहीं होता है। तो जो फोर्स इन दोनों के बीच में होता, अगर ये केवल दोनों अकेले होते, केवल ये दोनों होते और बाकी कोई नहीं होता, तो जो फोर्स होगा अभी भी उतना ही उनके बीच में फोर्स लग रहा होगा। ठीक है भाई, मतलब कि F12 को क्या लिख लेंगे बोलो? F12 वी विल राइट एज G m1 m2 बाई उनके बीच का डिस्टेंस बोलो क्या लिखे हैं? r12 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर r12 यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई, उसी तरह से F13 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 G m1 m3 बाई r13 का स्क्वायर और r13 यूनिट वेक्टर एंड सो ऑन। ऐसा बहुत सारा होगा। फाइनली n के लिए लिख लेते हैं F1n इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बोलो? G m1 m2 अपॉन mn होगा ना, ये तो mn अपॉन r1n का स्क्वायर और r1n यूनिट वेक्टर, है ना भाई। अब सबको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे बोलो? ऐड। मतलब F1 नेट फोर्स अगर निकालना होगा तो कैसे? F1 नेट मतलब 1 पे लगने वाला नेट फोर्स, तो वो निकालना होगा तो सिंपली इन सबको वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा? देखो G और m1 सब में है, कॉमन आ गया, और बच क्या गया ब्रैकेट में? m2 बाई r12 का स्क्वायर, r12 यूनिट वेक्टर प्लस m3 r13 का स्क्वायर और r13 यूनिट वेक्टर एंड सो ऑन। ठीक है भाई, n तक। और इसी को अगर समेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट्स हैं, सब में कॉमन है, तो समेशन से बाहर रख सकते हैं और मन हो तो अंदर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। G m1 और इनको m2 m3 इन सबको mi से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, समेशन यहाँ लगा लेते हैं। ठीक, mi बाई r1i का स्क्वायर
और r1i यूनिट वेक्टर i कहाँ से कहाँ तक, i इक्वल्स टू 2 से n तक जोड़ देंगे। तो ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, है ना। इसका स्टेटमेंट के लिए जगह छोड़ लेंगे और आप लोग बुक से इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे। बाकी मैथमेटिकल डेरिवेशन ये है। ये लिख लेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के स्टेटमेंट खुद से लिख लेंगे। क्या कहता है ये, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास इज वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू ईच इंडिविजुअल मास। तो वेक्टोरियली ऐड करते हैं, ठीक है भाई। न्यूमेरिकल में अब देखेंगे कि हम वेक्टर एडिशन का इसमें यूज करते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाते हैं, अब नेक्स्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं। तो ये फोर्स ऑन मल्टीपल मास इज ओवर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको प्रॉपर्टी के रूप में लिख लेना है, जहाँ पे अपने ग्रेविटेशनल फोर्सेस की प्रॉपर्टी लिखे हैं वहाँ पे आपको लिखना है कि इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना। क्योंकि ये फोर्स जो है 1/r² पे डिपेंड करता है, और जो ऐसा फोर्स डिपेंडेंस शो करता है उसका दूसरा नाम एक कहते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। तो आप ये भी लिख लें, ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स। तो एक तो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में लिखेंगे इट इज शोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, इट शोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। एंड सेकेंड, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब बहुत दूर तक भी इसका असर रहता है। आप सोचो सन और अर्थ के बीच में कितना बड़ा डिस्टेंस है कि नहीं, लेकिन फिर भी सन अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है कि नहीं। अरे वो छोड़ दो भाई, प्लूटो तक पे लगा देता है कि नहीं, सबसे दूर है, प्लैनेट नहीं है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पुल को, जो अर्थ का सन का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, उसको एक्सपीरियंस करता है कि नहीं। उतना डिस्टेंस पे भी, मतलब लाइट को पहुंचने में कितना समय लग जाएगा, और फिर भी उस डिस्टेंस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ जो देखने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। क्या नाम है बोलो, ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देख लिया है, अब ग्रेविटेशनल फील्ड देखेंगे, ठीक है भाई। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की है ना, अर्थ का भी अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। बेसिकली कोई भी मास अपने अराउंड किसी दूसरे मास पे फोर्स कैसे लगाता है, ये दिमाग में आएगा ना। कैसे इसको पता चला भाई, दूर है, टच भी नहीं कर रहा है, फोर्स लगा दे रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है, कैसे कर रहा है भाई। तो इट इज अट्रैक्टिंग बिकॉज ये मास अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है बोलो, फील्ड क्रिएट करता है, इन्फ्लुएंस करने का फील्ड। अब वो इन्फ्लुएंस करने का जो फील्ड है उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और इस फील्ड में कोई भी मास एंटर करेगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे अर्थ ने यहाँ पे, सोचो इसको यहाँ छोड़ेंगे, गिर जाएगा। कैसे गिर गया, कैसे गिर गया भाई, इसलिए गिर गया क्योंकि अर्थ ने यहाँ पर एक अपना फील्ड क्रिएट करके रखा हुआ है। उस फील्ड में कोई भी घुसेगा तो उसमें फोर्स लग जाता है कि नहीं। फोर्स लग गया, अपने आप लग गया फील्ड की वजह से। तो कोई भी मास ऐसा कर सकता है। बाकी सब मासेस का फील्ड जो है बहुत वीक होता है। जैसे अब हम लोग का बहुत कम मास है तो कितना फोर्स लगा पाएंगे, बहुत ही कम, है ना। अगर बहुत कम फोर्स लगा पाएंगे तो हमारा फील्ड भी बहुत कम है। कितना इन्फ्लुएंस है हमारा, तो अपने इस अराउंड में, मतलब सर अपने आसपास में देखो तो सबसे ज़्यादा किसका इन्फ्लुएंस है भाई, अर्थ का, है ना। अर्थ सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो इन जनरल कोई भी मास अपने अराउंड एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जिसमें वो किसी दूसरे मास पे क्या लगा सके, फोर्स लगा सके। और उस फील्ड को हम क्या नाम देते हैं बोलो, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है भाई। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू कहाँ पे होता है, कहाँ पे कितना इन्फ्लुएंस है, उसको हम लोग मेजर करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से। लेकिन कई बार इसको ग्रेविटेशनल फील्ड ही कह देते हैं, ठीक है भाई। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को मेजर कैसे करेंगे, अब ये क्वेश्चन हुआ। पहला तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गया बोलो, द स्पेस अराउंड अ मास इन विच इट शोज इट्स इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है भाई।
एंड न्यूमेरिकली ये ग्रेविटेशनल फील्ड का जो वैल्यू है या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है कितना होता है। तो आपको पता है ना कि जितना नज़दीक आप रहेंगे इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा रहेगा, फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा तो इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा है, और जितना दूर जाएंगे उतना इन्फ्लुएंस डिक्रीज होगा, तो फील्ड डिक्रीज करेगा। तो कैसे डिफाइन करते हैं? तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं, किसे बोलो? ई से, ई से डिनोट कर देते हैं, है ना। आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ई से डिनोट करते हैं, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड ई डिफाइन करते हैं एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। तो ये कैपिटल एम यहाँ पे कितना फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसका यहाँ पे ई कितना है, ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक टेस्ट मास रखते हैं। क्या रखते हैं बोलो? टेस्ट मास। और इस टेस्ट मास पे हम लोग देखते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है। तो बताओ भाई, फोर्स कितना लग रहा होगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, है ना भाई। इस फोर्स को अगर मास से, जो टेस्ट मास रखा है उसके मास से डिवाइड कर दें, मतलब यहाँ पे पर यूनिट मास कितना फोर्स लग रहा है, वही हमको ग्रेविटेशनल फील्ड दे देगा। तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा F बाई एम नॉट होगा, और वो किसके बराबर आएगा बोलो? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड ये एम नॉट बाई एम नॉट कैंसिल हो जाएगा भाई, है ना। और ये आ गया ई का वैल्यू क्या आ गया बोलो? जी एम बाई आर स्क्वायर। अच्छा भाई, ये तो नया क्वांटिटी आया है, तो इस नए क्वांटिटी का स्वागत नहीं करोगे? करेंगे। क्या क्या इसका निकालेंगे? यूनिट, है ना। नया क्वांटिटी जब भी आता है उसका स्वागत करते हैं, यूनिट बताते हैं इसका, है ना। यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर केजी होगा कि नहीं? अच्छा, न्यूटन खुद याद है आपको क्या होता था? न्यूटन खुद ही होता था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी। केजी से केजी कैंसिल, और ये इसका यूनिट तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड का जो यूनिट होता है वो एक्सेलरेशन के यूनिट के बराबर होता है। इनफैक्ट अर्थ के केस में यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। क्यों? अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है? mg कहते हैं कि नहीं बोलो? और डिवाइडेड बाई मास कर देंगे तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड दे देगा, तो वो g कहते हैं। हालांकि ये g वेरी करता है, उसके वेरिएशंस को देखेंगे बाद में, पर अभी ये समझ लीजिए कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ही हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अच्छा, तो इसका डायमेंशन तो बहुत आसान हो गया फिर। इसका डायमेंशन तो पता है, m0 l t-2, तो इसका भी डायमेंशन वही हो गया, है ना। उसका भी डायमेंशन क्या हो गया बोलो? वही हो गया, है ना। ये हो गया कुछ छोटी छोटी चीज़ें अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड। पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब ध्यान दें, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर आप देखें एक पॉइंट मास के लिए ये हमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला। ये ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा क्वांटिटी होगा बोलो? वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि फोर्स बाय मास किया हमने, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक है भाई, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किधर होगा? तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, यानी कि किसी भी पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो टुवर्ड्स द मास होगा। ठीक है भाई, ऐसा होगा। ये ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन हो गया अलग अलग पॉइंट्स पे, टुवर्ड्स द मास होता है हमेशा, क्योंकि आप यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, कोई दूसरा मास रखेंगे, ये कैपिटल एम की बात हो रही है, इसका फील्ड इस तरफ है। ठीक है, यहाँ पे कोई मास रखेंगे तो फोर्स तो इधर ही लगेगा, तो जिधर फोर्स लगता है उधर ही फील्ड भी होता है। ठीक है भाई, एक तो ये पॉइंट हो गया। और तो डायरेक्शन तो बहुत आसान हो गया। मान लीजिए ये इधर की ओर आर कैप दिखाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? तो क्योंकि आर कैप के अपोजिट में फील्ड है इसीलिए लिखेंगे -GM/r² इंटू आर कैप। जनरली आर कैप को ऐसे दिखाते हैं क्योंकि पोजीशन वेक्टर यहाँ से शुरू कर रहे हैं, है ना, इसको ओरिजिन मानते हो, पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, तो आर के डायरेक्शन में ही आर कैप होगा ना, इसीलिए माइनस लगाते। तो माइनस वो बस बताता है कि ये अट्रैक्टिव नेचर का है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके अलावा अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे नज़दीक आएगा
आर जैसे जैसे कम होगा, आर के रिस्पेक्ट में ई का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। लेकिन अगर क्योंकि डायरेक्शन भी कंसिडर करेंगे और उसकी वजह से वहाँ नेगेटिव आता है तो हम लोग ऐसा भी दे सकते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों ही ग्राफ हो तो ये मोर एप्रोप्रिएट ग्राफ है। ये है जब केवल मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहे हैं और ये है जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है भाई, एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं शेल थ्योरम। क्या कहते हैं बोलो? देखो, पॉइंट मास के लिए तो ये हमने निकाल लिया, लेकिन ज़्यादातर जो बॉडीज़ होती हैं हमारे आसपास वो कैसी बॉडीज़ हैं? वो हमारे पास जो बॉडीज़ हैं वो स्फेरिकल बॉडीज़ हैं जिनके पास फाइनाइट मास होता है ना। तो हम लोग के पास एक थ्योरम है जिसको हम लोग कहते हैं शेल थ्योरम। क्या बोलते हैं बोलो? शेल थ्योरम। ठीक, शेल थ्योरम कहता है कि मान लीजिए हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है। ठीक, हॉलो स्फीयर के बाहर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो बिल्कुल ऐसे होगा एज इफ द एंटायर मास ऑफ द स्फीयर इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। तो अगर इस पॉइंट पे इस हॉलो स्फीयर की वजह से फील्ड कितना है ये पूछा जाए, ठीक है भाई, मान लो ये आर है, रेडियस हमको दिया हुआ है, और साथ ही साथ ये भी मालूम है कुछ डी, और बोले कि भाई यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा अगर स्फेरिकल शेल का मास m है। तो अगर इसकी वजह से हमको यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो हम लोग को पॉइंट मास की वजह से आता है। हम लोग क्या करेंगे, पूरे मास को कॉन्सेंट्रेट कर देंगे एट द सेंटर। ठीक, तो पूरे मास को हमने सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया, और अब इस मास की वजह से जो यहाँ पे फील्ड होगा वही फील्ड उस स्फेरिकल शेल की वजह से होगा। ये शेल थ्योरम कहता है। तो शेल थ्योरम कहता है कि फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द शेल, फॉर पॉइंट्स आउटसाइड अ शेल, शेल मतलब हॉलो स्फीयर, फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द शेल द ग्रेविटेशनल फील्ड इज there as if the entire mass of the shell is concentrated at the center। जैसा ऐसा लगता है जैसे पूरा मास जो शेल का है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो? r प्लस डी। ये e हो गया। अब e निकाल लें यहाँ से, e कितना आ जाएगा बोलो? g m बाई टोटल डिस्टेंस r प्लस डी का होल स्क्वायर, है ना। तो शेल की वजह से ऐसा होगा। अच्छा, अंदर के पॉइंट पे बात किया जाए तो क्या होगा? तो अंदर के पॉइंट पे शेल की वजह से, हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो जीरो होता है। क्या होता है बोलो? ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है। ठीक, अच्छा, इसका मतलब है कि यहाँ पे डिस्टेंस के साथ r प्लस डी को अगर स्मॉल r मान लें तो इसको हम लोग जी एम बाई स्मॉल r का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसके भी वेरिएशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसके वेरिएशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर पाएंगे बताइए भाई। आई होप आपने इतना लिख लिया होगा, है ना, ये ग्राफ तो ड्रॉ कर ही लिया होगा कम से कम। अब इसके वेरिएशन का शेल के लिए क्या ग्राफ ड्रॉ होगा वो देखिए। तो देखिए इसके लिए अगर E वर्सेस स्मॉल r, जहाँ पे स्मॉल r सेंटर से टोटल डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है भाई, तो स्मॉल r जब तक कैपिटल R नहीं होता है इस पॉइंट तक, तो अंदर में फील्ड ज़ीरो है भाई, है ना। तो अंदर में फील्ड ज़ीरो है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, देखो दूसरे कलर से दिखाया। और उसके बाद जब कैपिटल R के जस्ट बाहर आएगा, जस्ट बाहर होगा, तो GM बाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा वैल्यू, है ना। R के जस्ट बाहर यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया बोलो? ये जो फील्ड होगा वो होगा GM बाई R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। और इसके बाद बाकी सारे R के लिए तो इससे छोटा ही आएगा ना भाई, क्योंकि R बढ़ता जाएगा, R बढ़ेगा, ये R बढ़ेगा तो E घटेगा, E डिक्रीज होगा, तो E इसके बाद ऐसे डिक्रीज होना शुरू होगा। तो अंदर में फील्ड ज़ीरो और बाहर में जो फील्ड है वो E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर ये फॉलो करता है। तो ये शेल थ्योरम हमको हॉलो स्फीयर के लिए फील्ड का वैल्यू क्या होगा वो पता करने में मदद करता है। इसमें भी ध्यान रखेंगे कि ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से हमने किया है, अगर डायरेक्शन भी कंसिडर करेंगे तो नीचे हम लोग इसका आंसर ले लेंगे। ठीक है भाई, जल्दी से कॉपी कर लें। चलिए अब आगे बढ़ें, है ना। हमने पॉइंट के लिए देख लिया, हॉलो स्फीयर के लिए देख लिया। अब सॉलिड स्फीयर के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे।
सॉलिड स्फीयर को, ये सॉलिड स्फीयर है मान लो, तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि वो बहुत पतले पतले हॉलोस्फीयर से बना हुआ है जिसका डिक्रीजिंग रेडियस है ना? ऐसा बहुत सारा आप हॉलोस्फीयर बनाएंगे और एकदम ऐसे भर देंगे पैक करके, तो ये सॉलिड स्फीयर बन जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बन जाएगा भाई। तो हम लोग ऐसे ही मान के सॉलिड स्फीयर का एनालिसिस कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में भी अगर इसको हम हॉलोस्फीयर का से बना हुआ मानते हैं तो बाहर में जो फील्ड आएगा उसमें ये सारे हॉलोस्फीयर तो कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि सब हॉलोस्फीयर के रेस्पेक्ट में ये बाहर में ही है। तो अगर बाहर का पॉइंट हो तो ये सब कहाँ चले जाएंगे बोलो? सेंटर पे चले जाएंगे। तो ये हमारा सेंटर पे इसका टोटल मास चला गया। और अगर ये डिस्टेंस हमारा स्मॉल आर है तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा E, वो क्या होगा बोलो? Gm/r², Gm/r²। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। अच्छा, ये भी अंदर की ओर होगा, इनटू द प्लेन होगा। ये हो गया बाहर में। लेकिन अंदर का कोई पॉइंट लेंगे, इसका मास हमने m माना है, कैपिटल R रेडियस है, और अंदर के किसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो सोचना कि इन इतने बड़े स्फीयर के लिए तो ये पॉइंट बाहर है ना, और बाकी स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर है। तो जिन स्फीयर्स के लिए ये पॉइंट अंदर है वो स्फीयर तो खत्म ही हो गए, क्योंकि अगर अंदर है तो उनका फील्ड 0, लेकिन इस पूरे पोर्शन के लिए ये बाहर है तो ये यहाँ पे फील्ड क्रिएट करेगा। तो इसका मास क्या होगा? स्मॉल m मान लेते हैं। ठीक है। और इसका मास कैसे निकालेंगे? तो देखना 4/3 πr³, इस वॉल्यूम में मास है कैपिटल M, तो यूनिट वॉल्यूम में मास क्या होगा बोलो? m/4/3 πr³। तो इस वॉल्यूम में यानी 4/3 पाई स्मॉल r³ वॉल्यूम में मास क्या हो जाएगा? m/4/3 πr³ इंटू 4/3 पाई स्मॉल r³, मतलब कट गया पूरा। तो ये स्मॉल m कितना आ गया देखना, कैपिटल M इंटू r³ बाई कैपिटल R³, है ना भाई? ये आ गया। अच्छा, ये स्मॉल m हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कितना है इस पूरे मास की वजह से, क्योंकि इस पूरे को सेंटर पे अज्यूम कर लेंगे, फिर इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r बच जाएगा। तो अगर इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r बच जाएगा तो हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड क्या लिखेंगे? वो ग्रेविटेशनल फील्ड लिखेंगे E = G स्मॉल m बाई स्मॉल r²। लेकिन स्मॉल m को हमको कैपिटल M के टर्म्स में लिखना है, तो G कैपिटल M इंटू r³ बाई कैपिटल R³ इंटू r²। अब ये r² से एक r कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा बोलो? G कैपिटल M स्मॉल r बाई r³। ये आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड, और वो है ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड। अगर आप इसमें भी स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएगा, लेकिन दोनों का डिपेंडेंस अलग अलग है। ठीक है भाई, दोनों का डिपेंडेंस अलग अलग है। ये देखो, अंदर में ये है, यहाँ पे ये जो फील्ड है वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ जब तक r कैपिटल R नहीं होता है तब तक लीनियर डिपेंडेंस शो करेगा, है ना? मतलब E विल बी प्रोपोर्शनल टू R डायरेक्टली, और उसके बाद का जो वैल्यू है उसमें वो कैसा डिपेंडेंस शो करने लगेगा भाई? उसके बाद 1/r² डिपेंडेंस शो करेगा, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ जाएगा, है ना भाई? तो ये ऐसा शो करेगा। और ये मैक्सिमम कब होगा? आप किसी में भी r स्मॉल r को कैपिटल R पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा Gm बाई कैपिटल R²। तो ऐसा ग्राफ बनेगा फॉर सॉलिड स्फीयर। इसमें भी अगर डायरेक्शन देखेंगे तो ये पूरा ग्राफ नीचे बनेगा। तो इस तरह से हमने ग्रेविटेशनल फील्ड कंप्लीट कर लिया। बाकी अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।